हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली जो आपका 9 नवंबर को जो आपका क्लास 9th का साइंस का जो वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और चूंकि जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग में बात करूं तो आपके 2 चैप्टर हैं 9 तारीख के वीकली टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक पहला चैप्टर अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास कार्य तथा ऊर्जा वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, वो वाला चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और आपका ध्वनि वाला चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। और ये दोनों चैप्टर बहुत ही लंबे लंबे चैप्टर हैं, ठीक है। तो मुझे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से ही आपको वीडियो देना शुरू कर रहा हूँ। और थोड़ा वीडियो लंबा लंबा होगा कि इस वीडियो में आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, तो भाई साहब एकदम पैनिक नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा वीडियो को स्पीड करके देख लो, ठीक है, तो जल्दी जल्दी पार हो जाएगा। और याद करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा क्वेश्चन, मैं लगभग 70-80 क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कार्य तथा ऊर्जा वाला का, ठीक है, और ध्वनि वाला चैप्टर का भी 70-80 कर ऑब्जेक्टिव कवर कराऊंगा और सब्जेक्टिव भी कवर कराऊंगा। तो सोच के देख सकते हो कितना बड़ा चैप्टर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो अच्छे से करोगे, ठीक है। देखो, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता हम लोग उसको ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को ही हम लोग कार्य करने की क्षमता बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा मुंह में चोट है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होगा वीडियो थोड़ा लंबा होने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का सूत्र है। अब देखो, कार्य करने की क्षमता तो हम लोगों ने जान लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। अब कार्य है क्या भाई साहब? तो कार्य तो भाई साहब आप लोग को पता होगा कि भाई साहब अगर हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो कुछ विस्थापित होता है तो वो कार्य होता है, ठीक है। तो अब कार्य का फॉर्मूला यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि फोर्स इंटू का आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि FD। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? डी मैंने उल्टा लिख दिया, F इंटू डी, FD बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। F4 हो गया फोर्स और D4 हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो F गुना D, यानी से बोलोगे तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहती हुई हवा में हम लोग की गतिज ऊर्जा पाई जाती है। याद रखिए बात, कोई भी चीज़ बह रही है, दौड़ रही है, चल रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और वो अगर ठहरा हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कार्य बोलते हैं। यानी कि जो आपके पास वर्क डन होगा W बराबर में क्या होता है? FD होगा, ठीक है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति है। अब शक्ति क्या होता है? तो भाई साहब कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। लेकिन कार्य करने का जो दर होता है वो क्या कहलाता है? आपके पास शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर यानी कि प्रति एकांक समय में कितना कार्य हुआ, वही आपका शक्ति होता है। यानी कि W/T, ये आपका शक्ति का फॉर्मूला होता है। यानी P बराबर में क्या होगा? W/T, शक्ति को पावर बोलते हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि जो W होता है, यानी कि जो कार्य होता है, कार्य कैसा मात्रक जूल होता है, याद रखिए एक बात। और जो टाइम होता है उसका ऐसा मात्रक सेकंड होता है। सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा जूल पर सेकंड, यानी कि पावर का ऐसा मात्रक क्या निकल गया? जूल पर सेकंड। और साथ ही साथ मैंने जो भी बताया उससे ये भी पता चलता है कि कार्य कैसा मात्रक जूल होता है और समय कैसा मात्रक टाइम होता है, फिर बोला समय कैसा मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। और जो शक्ति होता है उसका ऐसा मात्रक जूल पर सेकंड होता है। तो इसको भी याद रखिए एक बात। मैं समय समय पे वो सारी चीज़ें भी बताता चल रहा हूँ जो इससे रिलेटेड और चीज़ें जो होंगी जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो ऊर्जा होगी। देखो, वस्तु को जब ऊपर फेंको, ठीक है, तो क्या होगा कि उस हर एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए बॉल ऊपर जा रहा है तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, सब प्रत्येक एक बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में माने टोटल एनर्जी क्या होगा? समान होगा। सभी बिंदु पर क्या होगी? जो ऊर्जा होगी वो समान होगी। हाँ, अगर यही पूछता कि गतिज ऊर्जा, तो देखो जैसे जैसे बॉल का स्पीड घटता,
सीधा सीधा समझो। वैसे वैसे उसका गतिज ऊर्जा घटते जाता है। जैसे जैसे बॉल का स्पीड बढ़ता है, जैसे कि जैसे आप लोग बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो धीरे धीरे उसका स्पीड घटता जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाएगी। और फिर अगेन जब बॉल नीचे गिरेगा तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। पर आप बोलोगे सर यहाँ तो गतिज ऊर्जा घट रहा है, तो वैसे आपने कैसे बोल दिया कि हर बिंदु पर इसकी टोटल ऊर्जा समान रहेगी? तो समझो, कोई भी जो टोटल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग से बनती है, ठीक है। तो जैसे कि देखो, बॉल को जैसे आप लोग ऊपर फेंकोगे तो इसकी गतिज ऊर्जा नो डाउट घटेगी, लेकिन इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। जितना गतिज ऊर्जा घटेगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, जिस कारण से वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, साम्य स्थिति में आ जाता है। बोले कि वो एकदम एक दूसरे को काट पीट के बराबर कर देता है, यानी हर बिंदु पर वो समान होता है। सेम केस जब नीचे आता है, नो डाउट गतिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे जैसे आप लोग का हाइट कम होता है वैसे वैसे जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो घटते जाता है। तो जैसे नीचे से नीचे गिरेगा उसका स्थितिज ऊर्जा घटेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, जिस कारण से वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं, फिर बोले कि आपस में समान हो जाते हैं, जिस कारण से हर बिंदु पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा नहीं, हर बिंदु पर ऊर्जा समान रहेगी। याद रखिए ना बात, ठीक है, क्योंकि जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तब स्थितिज ऊर्जा घटेगी, जिस कारण से आपस में बराबर हो जाता है, और जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तब गतिज ऊर्जा घटेगी, ठीक है ना, इससे बराबर हो जाता है। इसी कारण से प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, लिखा कि 1 HP, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति का मान किसके बराबर होता है? तो 1 HP, एक अश्व पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। याद रखिएगा बात, किसी 11 मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित होती है। मान लो कि कोई वस्तु जो है कि 11 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, स्थिर है, यानी कि वो हिल डुल नहीं रहा है, तो उस पर क्या होगा, उस पर एक ऊर्जा होगी जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि देख लो कुछ ऊंचाई पर है। ऊंचाई, अगर आप लोग ऊंचाई पर हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखने की बात। तो यहाँ पर चूंकि वो स्थिति है, माने वो रुका हुआ है, इसका मतलब पे स्थितिज ऊर्जा होगा। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक अभी मैंने आपको बताया था। शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति को हम लोग पावर बोलते हैं। तो पावर का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा, अभी मैंने आपको जूल पर सेकंड बोला था, पर यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में वाट बोलते हैं। जहाँ तक कि याद रखना मेरी बात, जूल पर सेकंड बराबर में ही वाट होता है। और सबसे पॉपुलर चीज़ बताता हूँ, कभी भी अगर शक्ति का ऐसा मात्रक बोले तो जूल पर सेकंड बोलने की जगह पे ट्राई कीजिएगा कि वाट बोलने का। अगर वाट ऑप्शन में ना रहे तो जूल पर सेकंड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो पॉपुलर वाट है, ठीक है, याद रखिए बात। उसी प्रकार से कायर का ऐसा मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि जब m द्रव्यमान की वस्तु, यानी कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान मान लो m है, ठीक है, को ऊंचाई h पर, मान लो कि ये h मीटर ऊंचा है जमीन से, ठीक है, ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसमें संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जाहिर सी बात है, कुछ ऊंचाई बढ़ा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का कितना ऊर्जा होगा, तो कोई भी पिंड अगर m है उसको h ऊंचाई तक उठाया गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। याद रखिए बात, क्योंकि यही स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। और यही अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछूं तो ½ mv², ठीक है। यहाँ पे m वही वस्तु का मास है और v क्या होगा, वस्तु का वेग होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जो मैंने बताया स्थितिज ऊर्जा mgh, यहाँ तो m तो वस्तु का द्रव्यमान है, g तो वस्तु की ऊंचाई पर, g क्या है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। याद रखिएगा, जिसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा मेरी बात। चलिए, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ क्या वृद्धि होती है? मैंने बताया जैसे जैसे वस्तु को आप ऊपर फेंकते हो तो उससे जैसे उसमें क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ती है। और मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है ना, नो डाउट उसमें हर बिंदु पे उसकी टोटल ऊर्जा तो समान रहेगी, परंतु यहाँ चूंकि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा पूछा है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे तो क्वेश्चन में नहीं बोला था, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर ऊंचाई के साथ क्या वृद्धि होती है। हाँ, पूछा है कि ऊंचाई के साथ क्या वृद्धि होती है, तो ऊंचाई के साथ उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन में से स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे वो घटता जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वेग घटता चला जाता है, ठीक है। तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लिखा हुआ है पे कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा क्या होती है, तो भाई साहब उसमें स्प्रिंग क्लॉक जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, क्योंकि स्प्रिंग का बात किया गया, कभी भी स्प्रिंग का बात करें तो जनरली उसमें स्थितिज ऊर्जा ही होता है, ठीक है। तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होगा? अरे भाई साहब, स्थितिज हो चाहे गतिज हो, है तो ऊर्जा ही ना, यानी कि जूल ही होगा। ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा को दर्शाता है? अभी मैंने बताया था हाफ mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो क्या होगा? कार्य अधिक होगा, कार्य कम होगा, कार्य शून्य होगा, कार्य धनात्मक होगा। सबसे पहली बात तो कार्य शून्य हो जाएगा। भले आपने दीवार को पूरा धकला, आज आप 4-5 दिन से दीवार को धकल ही रहे हो, पूरा थक जा रहे हो, जितना खा रहे हो उस पूरा पसीना से निकल जा रहा है, क्योंकि दीवार में आप पूरा जोर लगा दे रहे हो धकलने के लिए, लेकिन दीवार आपका हिल नहीं रहा है। बायोलॉजिकल अगर बात करें, बायो के भाषा बात करें तो आप लोग बहुत कार्य कर रहे हो, परंतु फिजिक्स के भाषा में आप लोगों ने कुछ भी कार्य नहीं किया, क्योंकि दीवार घसका ही नहीं। बल तो लगा लेकिन विस्थापन ही नहीं हुआ, जिस कारण से कार्य शून्य हो गया। क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग, भौतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग, कार्य तभी होगा जब वस्तु पर बल लगेगा और वो कुछ दूरी तक घसकेगा, फिर उसमें विस्थापन होगा। तो यहाँ पे विस्थापन शून्य है, तो आप लोग कितनों भी बल लगा लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका कार्य शून्य ही रहेगा, यानी कार्य नहीं हुआ है। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संबंध क्या लिखा है? कौन से संबंध में कौन सही है? अच्छा, यहाँ दिया कौन सा सही है, तो सर बोलोगे सर ये क्या है? तो W बराबर में होता है FS। बोलोगे S क्या है? अरे यहाँ पे मैंने FD बोला था ना, बस D ही यहाँ पे S है। D आप लोग D लिखो चाहे S लिखो, बात बराबर ही है। तो बहुत यहाँ जनरली आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे W बराबर में FS, ठीक है ना, ये आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे S यहाँ पे क्या वही विस्थापन को ही शो कर रहा है। तो बोलेगे सर ये तो मैंने पढ़ा था W बराबर में FS, आपने भी अभी बताया था, पर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं, तो आप लोग 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो जनरली एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ना कार्य का, वो होता है F बराबर में FS कॉस थीटा होता है, ठीक है, जो कि आपका सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। इसको याद रख लीजिए बात, ये सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा? तो फिलहाल अभी आप लोग याद रख लीजिएगा, वो शून्य हो जाएगा। कभी भी जो बल लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, तो समझ लो जो कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। जैसे सपोज रस्सी को आप ऐसे खींच रहे हो, लेकिन रस्सी इस प्रकार से मूव हो रहा है, तो समझो कि जो आपका कार्य हो रहा है वो शून्य हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्य का फॉर्मूला था वो F बराबर में होता है FS cos थीटा। अब यहाँ थीटा क्या, वही 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री जब वैल्यू निकालोगे, आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, जो कि 0 होता है, इस कारण से ये FS को भी 0 कर देता है, क्योंकि ये FS जो है ये गुना है cos थीटा के साथ, और cos थीटा की वैल्यू 0 है तो FS को भी 0 कर देगा, क्योंकि सभी आपस में है गुना में, FS और cos थीटा सभी आपस में गुना में, इस कारण से टोटल कार्य 0 हो जाता है, ठीक है। तो बस यही रीजन था, इसलिए 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य होगा। समझो, अगर मान लो कि बल आप लोग ऐसे लगा रहे हो और आपका विस्थापन भी ऐसे, जैसे मान लो आप लोग गाड़ी को सीधा खींच रहे हो एकदम और आप ही की तरफ आ रहा है, तो उस केस में जो आपका कार्य होगा वो आपका धनात्मक होगा। पर एक दूसरा केस एज्यूम करो कि मान लो आप लोग एक पहाड़ में हो, ठीक है, इस प्रकार से चढ़ रहे हो, अचानक से हजारों किलो का पत्थर इधर से आ रहा है आपके ओर गड़कते हुए, और आपको शौक चढ़ा था यहाँ भाई साहब स्पाइडरमैन बनने का, ठीक है, आपको जो हीरो पसंद है वो, चलो सुपरमैन बनने का। आपने क्या किया? अपना हाथ से धक्का देना शुरू किया पत्थर को, तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो क्या होगा आपको पता ही, आपका चटनी बन जाएगा। पर इन केस मान लो कि आपने बच गया आप लोग, तो आप लोग क्या पत्थर को रोक पाओगे? नहीं ना। आप लोग भले पत्थर को ऊपर की ओर बल लगा रहे, लेकिन पत्थर तो आप ही की तरफ आएगा ना। आप बल लगा रहे हो ऊपर की ओर, लेकिन बल आप लोग लगा रहे हो इस साइड में, लेकिन पत्थर घसकेगा अपोजिट साइड में, यानी बल की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तब जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है, याद रखिए बात। अब आप लोग कमेंट करके बताओ शून्य कार्य शून्य कब होता है? अरे जाहिर सी बात है यार, जब विस्थापन, नहीं अब नहीं बताऊंगा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। अब आप लोग इसको मुझे कमेंट करके बताओ, 19 नंबर का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, कमेंट करके बताना कि जब आपका कार्य शून्य होता है तब विस्थापन क्या होता है, ठीक है, किस डायरेक्शन में होता है या फिर कैसा होता है, मैंने बताया भी अभी इस वीडियो में, ठीक है। चलो, अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? अरे यांत्रिक ऊर्जा कुछ नहीं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दो, जितना भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सब में आपस में जोड़ दो, वही आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। लिखा है कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक निश्चित ऊंचाई में उड़ने वाले पक्षी में जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है, यानी कि एक और भी दोनों होगा। बोले सर ऐसा कैसे हुआ? भाई साहब पंछी तो उड़ रही है, और आपने बोला था कि जब वस्तु कोई चल रही होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा होता है, तो भाई साहब नो डाउट पंछी उड़ रही है इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा है,
परंतु वो एक निश्चित ऊंचाई में उड़ रही है, कुछ ऊंचाई तो है ना उसके पास जिसका उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। हाँ, ये सही बात है कि हो सकता है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा कम हो गतिज ऊर्जा के मुताबिक, ठीक है ना, और एक्चुअली है यहाँ पे गतिज ऊर्जा यहाँ पे ज़्यादा है स्थितिज ऊर्जा के मुताबिक, इसी कारण से तो पंछी उड़ पा रही है ना, गति कर पा रही है। अगर मान लो यहाँ अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाता तो पंछी वहीं का वहीं खड़ा हो जाती, नहीं वो हिल डुल नहीं पाती। तो जिस कारण से यहाँ पता चल रहा है कि पंछी उड़ रही है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है गतिज ऊर्जा के मुताबिक, पर है तो गतिज ऊर्जा ना, तो इस कारण से यहाँ पे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो डैश हो जाता है। क्या डैश हो जाता है भाई साहब? जो आपका चलती हुई वस्तु है ना, तब इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। लेकिन सर कैसे? समझो, आपको सबको पता है कि कोई भी वस्तु का अगर गतिज ऊर्जा अगर हम बात करें उसका होता है हाफ mv²। ये जनरल फॉर्म है किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है ना, कि मान लो कोई वस्तु जिसका जो गति है वो दुगना हो गया है, यानी कि मान लो कोई वस्तु है जिसका हाफ mv², उसका वेग है, मतलब समझो, फिर से समझाता हूँ, समझने का ट्राई करो। कोई भी वस्तु मान लो उसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और वो v वेग से चल रहा है, तब उस केस में उसका जो गतिज ऊर्जा होता है वो होता है हाफ mv², यानी किसी भी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है वो हाफ mv² होता है। अब एक दूसरा केस अकॉर्डिंग एज्यूम करो, क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है कि वस्तु का द्रव्यमान m है, परंतु जो अब वेग है वो दोगुना कर दिया गया है, यानी कि v अब क्या है 2v है, यानी कि v का वेग दोगुना हो गया है। ठीक है, तो अब इसका बताओ तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? वही हाफ होगा, m होगा, और यहाँ v का वैल्यू कितना है? 2v है, तो इसलिए लिखेंगे 2v²। तो देखोगे ये हाफ का हाफ हो गया, m का m हो गया। अब देखो 2v² का मतलब कितना हो जाएगा? 4v²। ठीक है, अब देखो ये 4 को अगर मैं सबसे आगे लेके आ जाऊं तो हो जाएगा 4 इंटू का हाफ mv²। अभी आपने पढ़ा था, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, कि भाई साहब कोई भी जो वस्तु होता है जिसका जनरल जो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का वो हाफ mv² होता है, कोई भी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है वो हाफ mv² होता है। यहाँ भी हाफ mv² है कोई भी वस्तु का, परंतु उसके आगे में 4 गुना हो गया, यानी कि 4 गुना बढ़ गया। कब? जब हम लोग वेग को दोगुना करते हैं, यानी यही चीज है कि जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 4 गुनी बढ़ जाएगी, यानी कि आपके पास डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर पूछ देता कि सेम कंडीशन की चलती हुई वस्तु जब चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो यहाँ पूछ देता बताओ गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा तो नो डाउट 4 गुना बढ़ जाएगा, परंतु स्थितिज ऊर्जा ज्यों का त्यों रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। कहीं भी आपको यहाँ पे वेलोसिटी वेग दिख रहा है? नहीं ना, तो यानी कि ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है ये वेग पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो वेग को या फिर बढ़ा दो या घटा दो या जीरो कर दो, स्थितिज ऊर्जा को कोई मतलब नहीं है। परंतु हाँ, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा जब अगर आप मास को दोगुना कर दोगे तो आपका स्थितिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा, अगर हाइट को दोगुना बढ़ा दोगे तो स्थितिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा। तो ये हाइट और मास पे डिपेंड करता है स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा जो होता है उसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। यहाँ पे मास पे भी डिपेंड करता है और वेग पर डिपेंड करता है, यहाँ पे बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? तो बताओ, खींचा हुआ रबड़, बांधों में जमा हुआ पानी, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, किसी ऊंचाई पर उड़े हुए वस्तु, या फिर बोलोगे उठाई हुई वस्तु। क्या क्या बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, चलो उठाई लिखा हुआ। तो देखो, खींचा हुआ रबड़, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, और किसी ऊंचाई पर उठाई हुई जो वस्तु है, इन तीनों में जो होगी आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी देखा जाए तो इसमें फोर्स लगा हुआ स्टोर है, परंतु जो दौड़ता हुआ खिलाड़ी ये दौड़ रहा है, इसमें आपका गतिज ऊर्जा होगा। तो आपके पास यही सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में है जो स्थितिज ऊर्जा नहीं है। उसी प्रकार से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? अब बता किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? तो देखो, बहता हुआ हवा, इसमें तो गतिज ऊर्जा है। उड़ता हुआ हवाई जहाज, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। अच्छा, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें स्थितिज ऊर्जा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी गिरता हुआ नारियल, इसमें भी आपका गतिज ऊर्जा होता है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है बल की दिशा में। देखो, कोई वस्तु मान लो यहाँ पे है, ठीक है, जिसका देखा जाए तो मान लो कि उसका कोई वस्तु यहाँ पे जिस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और वस्तु विस्थापित भी हो रही है। और किस तरह से विस्थापित है? मान लो कि इधर बल
बल लग रहा है तो इधर ही विस्थापित हो रही है। कितना दूर विस्थापित हो रही है? 2 मीटर विस्थापित हो रही है। यानी कि आपके पास बल दे दिया गया है 5 न्यूटन और विस्थापन यानी कि एस दे दिया गया, कितना दे दिया भाई? 2m दे दिया है। अगेन आप लोग डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको क्या निकालना है? तो विस्थापन के समय कार्य कितना, यानी कार्य निकालना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कार्य यानी कि वर्क मैंने W का फॉर्मूला हो जाएगा Fs, ठीक है। और यहाँ पे F का वैल्यू दिया हुआ है 5 और S का वैल्यू 2 दिया, यानी कि 5 गुना 2 10 हो गया। और सबको पता है वर्क कैसा है, मतलब जूल होता है, यानी कि 10 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई लिया है। देखो अगर आपको फॉर्मूला पता था F बराबर में Fs तो तुरंत आप लोग बना सकते, तो कोई दिक्कत है नहीं। उसी पर लगेगा कि निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है, बताओ। ट्रॉली को खींचना, पुस्तकों को ऊंचाई तक उठाना, बेल द्वारा गाड़ी को खींचना। देखो सभी में बल लग रहा है और कुछ विस्थापन हो रहा है, परंतु यहाँ जो डी नाम का ऑप्शन है इसमें लिखा है कि उपयुक्त सभी, इसलिए यही सही हो जाए क्योंकि तीनों का तीनों ऑप्शन में यहाँ पे देखा जाए तो कार्य हो रहा है। अब लोग सर वस्तु को ऊंचाई तक उठाए, इसमें क्या विस्थापन हुआ है? जी हाँ हुआ है। आपने वस्तु को जमीन से ऊपर उठाया, कुछ ऊंचाई तो उठाए ना, कुछ तो विस्थापन हुआ ना, तो यहाँ पे विस्थापन हुआ है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखने माइंड में। सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? सबको पता है भोजन से प्राप्त करता है, बिना का ऑप्शन कट हो जाएगा। संपीड़ित कमाणी द्वारा आधारित ऊर्जा, मैंने सीधा पूछा। संपीड़ित कमाणी का मतलब होता है स्प्रिंग, जो होता है कंप्रेस स्क्रीन होता है, यानी कि दबाया हुआ जो स्क्रीन होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? उसमें अस्थितिज ऊर्जा होता है। खींचा हुआ स्प्रिंग में भी अस्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ये नॉर्मल किसी भी पिंड का स्थितिज ऊर्जा होता है, परंतु हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसकी ऊंचाई दोगुना कर देना है, यानी कि हम लोग को क्या लेना है? m मास तो वही है, g तो नहीं चेंज होने वाला है, 9.8 का 9.8 ही रहेगा, परंतु यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अब 2 को मैं आगे ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 × mgh। और mgh तो नॉर्मल किसी का भी होता है, पर नॉर्मल में भी यहाँ पे 2 गुना हो गया, यानी कि क्या हो गया? 2 गुना बढ़ गया, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे गतिज ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। लिखा कि किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो कोई भी वस्तु का जो कार्य होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। और चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं। लिखा कि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कब कहते हैं कि कार्य हुआ है? तो देखो अभी मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु बल लगने से विस्थापित हो तो हम कहेंगे कि जो भाई साहब कार्य हुआ है। अगर बल लगा लेकिन विस्थापन नहीं हुआ तो भाई साहब उसमें कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बल नहीं लगाया फिर भी विस्थापन हो गया तो भी कार्य नहीं किया जाएगा, पर ऐसा जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि बिना बल का विस्थापन हो जाए, ठीक है। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल क्या होता है? तो भाई साहब याद रखिएगा 1 जूल ऊर्जा की वह मात्रा होती है, क्योंकि जूल किसका सा मतलब होता है? ऊर्जा का सा मतलब होता है। तो समझो मेरे बात, सीधा से समझो। देखो आपको पता है कि ऊर्जा बोल रहा हूँ, हाँ कार्य, ठीक है। यहाँ पे लगाना कार्य। देखो जो कार्य का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो आपके पास देखा जाए वो होता है आपके पास W बराबर में Fs। तो यानी कि आपके पास पता है, अगर मैं सबका ऐसा मतलब रखूं, देखो W का ऐसा मतलब क्या होगा? यानी कार्य का ऐसा मतलब जूल हो जाएगा, बराबर में बल का ऐसा मतलब क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कैसा मतलब क्या हो जाएगा? देखा जाए तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जूल बराबर कितना होता है? न्यूटन मीटर होता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अब आपको बताना है 1 जूल कब होगा, क्योंकि वही पूछा ना 1 जूल का परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल तभी ना होगा जब 1 न्यूटन यहाँ पे बल लगेगा और 1 मीटर विस्थापित होगा, क्योंकि अगर आप लोग 1 के अलावा कुछ भी दूसरा चीज रखोगे तो यहाँ पे 1 जूल नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर आपने 1 न्यूटन बल लगाया, 2 मीटर विस्थापित हो गया, तो यहाँ पे 1 गुना 2 हो जाएगा ना, 2 जूल हो जाएगा ना। तो हमको यहाँ पे 1 जूल लाना, इसलिए दोनों को क्या लेना पड़ेगा? एक यूनिट लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। यानी कि 1 जूल कार्य वो है जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगता है और वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित है, तभी हम लोग बोलेंगे कि उसमें 1 जूल कार्य हुआ है, ठीक है। वही लिखा है कि 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है। बल की ही दिशा में होनी चाहिए और 1 मीटर विस्थापित होगा, तभी बोलेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जाओं के रूपांतरण होते हैं? तो देखो जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशियों
में संचित रासायनिक ऊर्जा। बोलेगा सर रासायनिक ऊर्जा कहाँ से आ गया? अरे भाई साहब हमारे शरीर में बहुत सारे एटीपी वगैरह बनता है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। तो वो रासायनिक, वो कैसा बनता है, हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे आती है? रासायनिक प्रक्रम द्वारा नहीं आता है। तो वो कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा ही ना होगी। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? मांसपेशियों द्वारा रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जिससे क्या होता है कि साइकिल गति में आ जाती है और साइकिल चलने लगती है। तो यांत्रिक ऊर्जा का किसमें रूपांतरण होता है? रासायनिक, हमारे शरीर के रासायनिक ऊर्जा का मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है यांत्रिक ऊर्जा साइकिल पर, और यांत्रिक ऊर्जा लगने पर साइकिल में, अरे क्या क्या बक रहा हूँ, मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि हमारे मांसपेशियों द्वारा रासायनिक बल लगाया जाता है, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा लगाया जाता है, ठीक है। और वो रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिससे साइकिल हमारे चलने लगती है, ठीक है। तो ये था, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक प्रश्न है, यह है कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, मान लो कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन करें। अब देखो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोड उसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर होता है, तो उसमें रासायनिक चीजें होती है, ठीक है। तो एक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, जब बल्ब जलता है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और फिर क्या होता है, जैसे वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हुआ, वो विद्युत ऊर्जा जाके बल्ब को जलाता है, यानी कि प्रकाश निकलता है, और वही प्रकाश से देखना बल्ब थोड़ा हीट होता है, यानी कि उसमें उष्म ऊर्जा भी निकलता है। यानी बल्ब से बैटरी से आपका रासायनिक ऊर्जा यानी कि तार के थ्रू से होते हुए रासायनिक ऊर्जा कहाँ जाता है? बल्ब पर पहुंचता है। तो पहले क्या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में पहले बनता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर तार के थ्रू से बल्ब में जाता है, ठीक है। और बल्ब जलता है तो उससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश से निकलने के कारण हीट निकलता है। यानी सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होगा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से फिर प्रकाशीय ऊर्जा में, फिर प्रकाश ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में। तो इतना सारा प्रक्रम होता है, इतना सारा ऊर्जा का चेंजिंग होता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि ऊर्जा का ना ही विनाश किया जा सकता है, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा था, क्योंकि मैंने 2 रीजन बताया, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, साथ मुझे थोड़ा सा मेरे माउथ में पेन भी, इस कारण से मैं बक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे बक रहा हूँ, ठीक है। खैर कोई दिक्कत है नहीं, आपको पढ़ने वाले बच्चों को उतना दिक्कत होता नहीं, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और बाकी मैंने जो जो क्वेश्चंस पूछा उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।